उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। शबनम। जी हाँ, शबनम नाम था उनका फिल्म कटी पतंग में। प्यार से लोग मुझे कहते हैं शबो। असल में नाम है उनका बिंदु। अभिनेत्री बिंदु यानी एक दास्तान दर्द की। आपके दर्द जमा है, आपके दर्द जमा है। झिलमिलाती रोशनियों के बीच थिरकती अदाकारा की जिंदगी के संघर्ष की एक दास्तान। दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिलरुबा। एक समर्थ अभिनेत्री जिनके बारे में शायद आप बहुत कुछ नहीं जानते होंगे। हाँ, शर्मा न यूं, घबरा न यूं, पर्दा किए ये रात है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी चमकती बिंदिया है जिन्होंने अपनी रोशनी से कईयों का जीवन रोशन कर दिया है। अपने दिल में जगा दीजिए। उजाले उनकी यादों में आइए मिलते हैं अभिनेत्री बिंदु से। बिंदु जी, क्या कभी ये शिकायत रही कि आप बहुत आसानी से हीरोइन बन सकती थीं, आप में वो सारे गुण थे लेकिन आपको मौका नहीं मिला? बिल्कुल, ये तो हमेशा आज तक रहेगा मेरे दिल में जी। क्योंकि क्या कि मैं बनने क्या आई थी और क्या बन गई। खैर, जो भी मैं बन गई उससे मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे बहुत खुशी है। मगर कहीं ना कहीं मैं अगर ये कहूँ कि नहीं मुझे कोई एतराज़ नहीं है तो मैं झूठ कहूँगी। जी। सच बात तो ये है कि अभी भी वो बात चुप तो रही है जी। जब मैं, क्योंकि हीरोइनों को क्या होता है ना, सब प्यार करते हैं और ऑडियंस तो मैं मेरे एंट्री के साथ गालियां देना, ये आई कुछ करेगी, अब कुछ करेगी और ये नहीं सुधरेगी। जी, मैंने सुना है कि आपको प्रेम चोपड़ा साहब के साथ बतौर हीरोइन साइन किया था संतोषी जी ने। हाँ बिल्कुल, वो एक जो हमारी फिल्म थी तीन तितलियां। अच्छा। हाँ, और जिसमें मैं प्रेम चोपड़ा जी, मगर पता नहीं क्या हुआ, प्रोड्यूसर का नहीं जमा उनके साथ संतोष जी के साथ, मगर ये समझिए कि वो हमारा कुछ ऐसा लक था कि उनको विलन बनना था और मुझे वैम बनना था। और आपकी जोड़ी जमनी थी फिर। बिल्कुल। हीरो हीरोइन की तरह नहीं तो विलन वैम की तरह। मतलब जो होना था तो मतलब यूं नहीं तो यूं सही। जी, लेकिन जब लगातार वैम्प के रोल मिलने लगे, आपने कटी पतंग का ये जो डांस शुरू हुआ, उसके बाद तो फिर एक के बाद उसी तरह की चीजें आती रही। क्या हुआ कि लोगों को मतलब इंडस्ट्री में मालूम हो गया, सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, कि अगर बिंदु को लेते हैं तो डांस होना बहुत ज़रूरी है, कि डांस भी कर लेती है। तो हमेशा जब मेरे रोल आते थे तो उसके साथ डांस तो होना ज़रूरी था। सारे डिस्ट्रीब्यूटरों की भी डिमांड हुआ करती थी कि अगर आप बिंदु को लेते हैं तो डांस का होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यानी कि मतलब वो पक्का तय हो गया था कि बिंदु है तो डांस होना ज़रूरी। उसके अलावा क्या हो गया था कि शुरू में जो वैम के रोल मुझे मिल रहे थे, अब मैं भी थोड़ी शुरू में ग्रीडी थी कि भाई जो भी आता है हाथ करो, जाने मत दो। जब बोलते ना लोहा जब गर्म होता है तो उस पे वार करो। जी जी। तो वैसे कर करके क्या हो गया, और उस दरम्यान ना वैम के रोल करने वाले बहुत कम थे जी इंडस्ट्री में। तब तक बहुत सारे लोग आए नहीं थे वैम के रोल करने के लिए। तो मुझे मौका मिल गया और फिर सब लोगों ने तारीफ़ करना भी शुरू कर दिया कि भाई वैम का रोल। और मुझे तो ये भी मालूम है, इवन जावेद अख्तर जी ने भी मुझे बताया कि बिंदु, जब हम लोग कहानी लिखते थे
जी। और जहाँ वैम्प का रोल आता था तो बोले बाकायदा हम बिंदु लिख देते थे और फिर प्रोड्यूसर आपके पास आता था। क्या बात, मतलब रोल्स आपके लिए बाकायदा लिखे जाते उस जमाने में। और काफी अच्छे रोल उस तरह से मैंने किए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि बहुत ही बड़े मंझे हुए आर्टिस्ट, थेस्पियन ऑफ द इंडस्ट्री दिलीप कुमार के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। दास्तान में उसकी यादें हमारे साथ बांटिए। बिल्कुल, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जिस दरमियान B.R. चोपड़ा जी दास्तान बना रहे थे, दिलीप कुमार जी हीरो थे इस फिल्म के, शर्मिला जी हीरोइन थी, मगर जो मेन जो रोल था, जो की रोल था, उसके लिए सबको ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने सब हीरोइनों को अप्रोच किया तो सब लोगों ने मना किया कि ये वैम्प रोल है तो हम नहीं करेंगे जी। तो उस दरमियान मुझे कुछ लोगों ने कहा कि चोपड़ा जी जो फिल्म बना रहे हैं, आप उनके साथ काम कर चुकी है इत्तेफाक वगैरह में, तो क्यों नहीं उनसे बात करती हैं जी। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला कि चोपड़ा जी आप ये बना रहे हैं तो ये रोल मुझे दीजिए ना। बोले नहीं बिंदु, अभी हम लोगों ने कुछ तय नहीं किया है, देखेंगे बाद में। मैंने कहा ये तो कुछ टालने वाली बात है। फिर उन्होंने जो अपनी जय ललिता जी उनको लिया दास्तान के लिए जी। उनको साइन किया गया तो उनको सब सारा मतलब शूटिंग वगैरह हुई, सब हुआ, तो उनको पता नहीं वो रोल में जो पर्टिकुलर जो रोल था उनको नहीं जम। तो ये बात मेरे जो मेकअप आर्टिस्ट थे पंडरी जुकर जी जी, तो वो उनके साथ अटैच थे B.R. चोपड़ा के साथ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि बिंदु जी ऐसी ऐसी बात है, जय ललिता जी ये रोल नहीं कर रही हैं, लगता है अभी बात आपकी चल रही है, तो आप चुप रहिएगा, कुछ बताइएगा नहीं कि मैंने आपको बताया है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा ठीक है। तो थोड़े दिनों के बाद अच्छा फिर गुलशन राय जी जो डिस्ट्रीब्यूटर थे जी, उनका मुझे फ़ोन आया कि बिंदु तैयार हो जाओ, वो रोल आप ही के लिए है। तो इस तरह से दास्तान आपकी तरफ आ रही, मेरी तरफ आई। तो उसके बाद B.R. चोपड़ा जी ने बुलाया मुझे, फिर 2-3 टेस्ट हुए, अलग अलग ड्रेस पहना के। फिर पहला ही दिन था दिलीप साहब के साथ मेरा सेट पे, और पहले दिन ही मतलब वो अपने उन्होंने जज का रोल जो किया है, उनके जो मतलब दिखाया है कि मेरे वो हस्बैंड है एज अ जज, और मेरा अफेयर ऑलरेडी प्रेम चोपड़ा से चल रहा है जी जी। वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सीढ़ियों से उतरना है नीचे। तो कम से कम उन्होंने मेरे साथ कभी वो लकड़ी मेरे हाथ में दे दे, कभी अपने हाथ में रखे, कभी मेरे बाएं चले जाए तो कभी राइट पे चले जाए। सीढ़ी उतरते उतरते डायलॉग बोलते बोलते हम लोग ने 12-13 मरतबा किया। तो मुझे पूछने लगे कि तुम थक तो नहीं गई ना रिहर्सल करते करते। मैंने कहा जब आप कर रहे हैं तो मैंने कहा मुझे तो सीखने को मिल रहा है कि आप जो कर रहे हैं तो मैं भी सीखते जा रही हूँ कि आप क्या इम्प्रूव करते जा रहे हैं हर वक्त। क्या बात है, बहुत खुश हुए। क्या बात। मैंने सुना है दिलीप साहब ने आपकी बहुत तारीफ की थी दास्तान में, और बिल्कुल, और चंपक जी की भी तारीफ बहुत की। हाँ बिल्कुल, वो चंपक जी को बहुत ही, हमेशा कभी भी मिलते तो बोले मुझे, मैं आपसे ज्यादा आपके मियाँ को चाहता हूँ, बहुत अच्छे शख्स है। क्या बात है। दिलीप साहब से तारीफ पाकी कैसा लगा था? बहुत ही, इतने अच्छे, इतने डाउन टू अर्थ, ऐसा मालूम नहीं पड़ रहा था कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, इतना इजी कर देते थे जी। वेरी वेरी स्वीट पर्सन। और मैं बोलती हूँ आई एम वेरी लकी कि मुझे उनके साथ इतना अच्छा रोल करने का मौका मिला। क्या बात है। तो यहाँ दिलीप साहब के नाम एक गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल, वही गाना आप जो न मैं ज़मी के लिए हूँ ना आसमां के लिए, जहाँ पर वो देख लेते हैं जी, जी। मेरा और प्रेम चोपड़ा का रोमांस आफ्टर द डेथ। हाँ हाँ, सुनते हैं गाना। हाँ, ये न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए।
पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही न रही जो थी आशियाँ के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए। प्रेम चोपड़ा की बात करते हैं, बहुत सारी फिल्में एक साथ आप लोगों ने की हैं और तकरीबन साथ करियर शुरू किया है और बड़ी टक्कर आप लोगों की हुआ करती थी। तो कोई याद हमारे साथ बांटिए, उनसे जुड़ी कोई दिलचस्प याद हो। उनके साथ तो मतलब अभी इस वक्त तो मुझे याद नहीं है, मगर उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हुआ करता था। जी जी, इतना अच्छा हुआ करता था और बहुत ही इजी गोइंग पर्सन है, मतलब मस्त मौला है, एकदम मस्त मौला है, बहुत ही शरीफ आदमी है, वेरी जेंटलमैन। लेकिन फिल्मों में विलेन है। बिल्कुल जो स्क्रीन पे दिखते हैं उससे एक बिल्कुल ऑपोजिट है जी। बहुत फैमिली पर्सन, और हम लोगों से मतलब हम लोगों से, मेरे हस्बैंड से, पूरी फैमिली से उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता है। आज भी कभी भी मिले तो ऐसे लगता है कि ओहो पुराने साथी बिछड़ गए थे तो मिल रहे हैं वापस। क्या बात है। अंदाज़न आप लोगों ने कितनी फिल्में साथ में की होंगी? बहुत सारी फिल्में की, मुझे तो अभी याद भी नहीं है। काफी फिल्में की हम लोगों ने। मैंने उनके भाई की फिल्में भी की, 2-3 उनके, एक तो लगन की थी जिसमें नूतन हीरोइन थी, जी जी जी, और फिर नफरत जो उनके भाई की थी। उसके अलावा बहुत फिल्में की मैंने प्रेम चोपड़ा जी के साथ। जी। अच्छा, आप हेलेन को बहुत पसंद किया करती थी। बिल्कुल। और आप उनकी काफी इज्जत करती रही। आज भी करती हूँ मैं, कि वही मेरे रोल मॉडल जो बोलती ना जी। बोलते हैं कि उनको देख देख के हम लोग अपना जो कैबरे मैंने सीखा, मेरे जहन में था उनका, कि जब भी मैं फिल्मों में उनको देखती थी ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, उनकी सब अदाएं वगैरह। तो हेलन जी है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। कर मेरा जो इंस्पिरेशन है वो हेलन जी है। पहले हेलन जी के नाम पर एक गाना सुनते, फिर उनसे जुड़ी कुछ और बातें करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फेवरेट हेलन जी का गाना कौन सा है आपका? पिया तू अब तो आजा।
आगे चल के बिंदु जी ऐसा मौका आया जब हेलेन और आप कुछ फिल्मों में साथ साथ नजर आई। हम लोगों ने ज्यादा फिल्में तो नहीं की, एक दो फिल्में शायद की, और पहली 71 में हसीनों का देवता आई थी। हसीनों, मगर हम लोगों का काम साथ में नहीं था, लेकिन एक ही फिल्म में आप लोग थे। हाँ, मगर मेरी जो पहली फिल्म थी दो रास्ते जी, उसमें एक नाइट क्लब का जो उनका जो डांस था, जहाँ पर मैं और प्रेम चोपड़ा हम लोग कैंडल लाइट डिनर ले रहे हैं, तो उस वक्त हेलन जी का डांस था, मगर मेरी उस वक्त उनसे इतनी मुलाकात नहीं थी। जी जी। और उसके बाद उनसे मुलाकात हुई तो मतलब मैंने उनको बताया कि भाई मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ जी। तो उन्होंने आज तक भी जब भी वो सलीम साहब और वो कहीं भी हम लोग को पार्टी में मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमारी बातचीत होती है, मुलाकात होती है। मेरे जीवन साथी में आप लोग साथ में थे? वो भी हम लोग ने साथ में नहीं किया काम। मेरे जीवन साथी में उनका भी वो जो गाना वगैरह था बिल्कुल अलग। हाँ, बिल्कुल अलग। लेकिन सेट पर कभी मुलाकात होती थी? साथ में नहीं हुई हमारी, क्योंकि हमारी शूटिंग भी अलग अलग हुआ करती थी। अच्छा, ऐसे क्योंकि एक साथ कभी हम लोग इकट्ठे नहीं हुए। जी जी जी। अच्छा, राजेश खन्ना के साथ बहुत सारी फिल्में हैं, उनसे जुड़ी कुछ यादें बांटिए। हाँ, राजेश खन्ना जी के साथ तो बहुत सारे, हम लोगों ने शुरू में जब दो रास्ते कर रहे थे तो उस वक्त राजेश जी को नहीं मालूम था, कि उनको लगा ये तो नई लड़की है। उस वक्त उन्होंने 2-3 फिल्में वो कर चुके थे जी। तो पहले दिन जब मेरा उनकी नोक-झोंक मेरी उनकी चली तो एकदम दंग रह गए। तो राज खोसला जी ने बोला कि जरा संभालना इससे। जी। फिर तो हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हो गए। फिर हम लोग तो पिकनिक पे जाया करते थे, और ख़ास करके मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ जाया करती थी हमेशा। तो हमेशा सेट पे उसके लिए मालूम था कि अभी आज बिंदु जी के साथ शूटिंग है, चॉकलेट लाया करते थे उसके लिए। क्या बात है। मेरी सिस्टर के लिए कि तुम ये चॉकलेट खाओ और चुपचाप बैठो इधर। क्या बात है। इतनी सारी फिल्में हैं, दुश्मन, कटी पतंग, बहुत फिल्में की, अमर प्रेम, दो रास्ते। तो कोई शरारत उनकी जो आपको याद रह गई हो, या कोई शूटिंग के दौरान कोई? उनको ना मजाक करने की बहुत आदत, और फिर क्या ना कभी भी है ना कोई भी जोक वगैरह कर देते थे तो वो प्रेम चोपड़ा जी को टारगेट बना देते थे हमेशा। अच्छा। और फिर जब शॉट के दरमियान उनको जो हंसी आती थी, जो हंसना शुरू करते थे कि तो रुकते ही नहीं थे। तो राज खोसला जी ने बोला कि अभी क्या किया जाए, शॉट ले, शूटिंग पैकअप करे, क्या करे, या तो तुम हंसो या तो शॉट, दो में से काम करो। हंसी रुके ही नहीं। अच्छा। तो उनकी वजह से खुद भी हंस रहे थे राज खोसला जी, मुंह दबा दबा के, मगर वो तो मतलब कैमरा के पीछे थे और ये कैमरा के साथ। जी। जिस दौर में आप एकदम कामयाब हो गई थी और बहुत सारी फिल्में आप पास थी, गृहस्थी और करियर कैसे संभाल रही थी आप? शुरू में तो क्या था कि चूंकि मेरी फैमिली थी, मेरी मदर वगैरह भी थी मेरे साथ जी। हालांकि बहुत सारी मैं फिल्में करती थी, तो उस दरमियान क्या होता था कि दो तीन शिफ्ट्स मुझे करनी पड़ती थी जी। और मैं सुबह सबको गुड मॉर्निंग बोलती थी, और जब रात को आती थी तो गुड नाइट बोलती थी। तो यही हमारा वार्तालाप था जी जी। हेलो हाउ आर यू, बस। और किसी दिन जब संडे जब शूटिंग नहीं होती थी तब जाके सारी फैमिली वाले साथ में बैठ के खाना पीना, फिर दुनिया भर की बातें कि भाई क्या हुआ शूटिंग में, हमको भी तो बताओ क्या हो रहा है वहाँ पर। तो सब कहानियाँ उनको सुनाते थे कि आज ये हुआ, कल वो हुआ, आज ऐसा शॉट हुआ। मतलब इस तरह से मतलब गृहस्थी वो चलती गई। बोलते ना कि एक जब लाइन जब मिल जाती, जब रास्ता मिल जाता है तो सब इकट्ठे हो जाते हो रास्ते पे और सब मिल के चलते हैं। तो हमारे साथ जो मेरी फैमिली का वही हुआ कि सब लोगों ने मिल के साथ में चलना शुरू किया और आज तक सब साथ में हैं जी। फिल्मी पर्दे पर लोग डांस देखते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन आर्टिस्ट जानता है कि उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी रिहर्सल, कितनी तकलीफ छिपी हुई होती है। बिल्कुल। आप एक साथ इतना सारा काम कर रही थी, हर फिल्म के लिए आपको डांस करना होता था। कैसे आप अपने आप को मेंटेन करती थी, कैसे अपनी एनर्जी को कायम रखती थी? वो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि गॉड गिफ्ट कहाँ से मेरे में वो एनर्जी आ जाती थी कि मुझे याद है कि एक दिन में मतलब ये कंटिन्यूस 3 दिन तक लगातार मेरे तीनों डांस चल रहे थे जी। पहला डांस मेरा 7 to 2 की शिफ्ट में डाकू, अपना बासु भट्टाचार्य की फिल्म थी जी, उसका मैं गाना कर रही थी। 2 to 10 नागी विला जुहू पे
एक मेरे दूसरे प्रोड्यूसर थे, उनका गाना कर रही थी। 10 to सुबह 3 बजे तक राज खोसला की वो उनकी डायरेक्शन की पिक्चर थी नहले पे दहला। जी जी। वो मैं कर रही थी। 24 घंटे चल रहा था। मैं घर पे आती थी 5 बजे, सोती थी मगर नींद नहीं लगती थी, क्योंकि सारे इनकी थकावट में कभी बहुत इंसान अगर थक जाता है तो नींद नहीं आती। फिर भी 1 आध घंटा 1.5 घंटा सो के फिर गरम गरम पानी से नहा के, ये मैंने 3 दिन किया। तो मेरे साथ मेरी हेयर ड्रेसर, मेरे साथ मेरा मेकअप आर्टिस्ट, मेरा शेपरॉन, तो वो लोग तो बीच बीच में जाके नींद निकाल के आ जाते थे। तो उसने बोले कि मैं तुम्हारे ऊपर से एक नारियल उतार के कर दूंगी कि तुम्हारी एनर्जी कहाँ से आई है। बोले तुम कुछ नहीं, वैसी की वैसी हो तुम 4थे दिन तक, पता नहीं कहाँ से एनर्जी है। और कंटिन्यूस डांस चल रहे थे मेरे। और जब डांस चलता है ना तो बहुत ही कम मतलब टाइम मिलता है रेस्ट करने का। एक शॉट रेडी होता है तो फिर वो रिहर्सल के चलो ये रिहर्सल यहाँ से वहाँ तक जाना है, या ये यहाँ कर, फिर वो करो, फिर उसके बाद शॉट दो, शॉट ओके हो जाता है, फिर वो दूसरे शॉट की तैयारी, फिर थोड़ा उसके साथ रिहर्सल करो, फिर टेक करो। तो यानी कंटिन्यूस चला। बिंदु जी, मैंने सुना है कि आप अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखती थी और कई मोस्टली खाना नहीं खाया करती थी शूट के दौरान। बिल्कुल नहीं। और वो क्या होता था कि मैं घर से सुबह बटर मिल्क लेके जाती थी जी। या तो फिर फ्रूट एप्पल हुआ या कोई संतरा हुआ या कभी कोई सूप। क्योंकि क्या होता था कि अगर आप खाना खा लो तो आपको नींद आती है, फिर थोड़ा लेजीपना हो जाता है, और फिर कॉस्ट्यूम ऐसे होते थे तो अपने आप को संभालना पड़ता था कि स्टमक इधर से उधर 1-2 इंच आगे नहीं आ जाए खाना खाने से। ये होता था। और फिर मुझे बोलते ना हैबिट सी हो गई थी, तो मुझे भूख ही नहीं लगती थी। आज तक वही असर है। एक घटना जो मैंने कहीं पढ़ी है, हसीनों का देवता की शूटिंग के दौरान की। अच्छा, उसके बारे में बताइए। ओह, हीरालाल मास्टर जी का। ओह माय गॉड, हीरालाल मास्टर जी यानी साउथ के इतने बड़े माने हुए डांस डायरेक्टर, जो वैजयंती माला, पद्मिनी जी, उनके डांस करवाए जी। उन्होंने बहुत बड़ा नाम, बहुत ही बड़ा नाम। यानी हमारी यहाँ हमारी जो बाकी के जो डांसर्स वगैरह थे वो कांपते थे हीरालाल जी के नाम से। मैंने भी सुना था। मैंने कहा रे तौबा, मैंने कहा इनके साथ मेरा काम क्या होने वाला है क्या मालूम। उन्होंने क्या किया, यहाँ फेमस स्टूडियो था जी, तो वहाँ उन्होंने हमारे यहाँ सेट लगा था, शूटिंग थी। और लकीली मैं रहती हूँ यहाँ ईडन हॉल में, वर्ली। जी जी जी। तो 5 मिनट का 7 मिनट का रास्ता है वहाँ पहुँचने का। तो उन्होंने 5 बजे की रिहर्सल रखी सुबह। वो देखना चाहते थे कि जो उनको ऐसा मतलब दिमाग में था कि जो इंडियन यहाँ के जो आर्टिस्ट है वो टाइम पे नहीं आते, टाइम के पाबंद नहीं है जी। मैं पहुँच गई थी वहाँ पर बराबर 5 बजे, और वो कुछ 5:05 या 5:07 को आए। उन्होंने मुझे देखा तो मैंने उनको नमस्कार किया। बोले अम्मा कितने बजे आए आप? मैंने कहा बस 5 बजे आ गई। अच्छा, टाइम पे आ गए आप? मैंने कहा हाँ, चलो रिहर्सल शुरू करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे तो धक धक धक, मैंने कहा पता नहीं क्या। तो उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर थी, सुनीता नाम था, सुनीता या सुनीला कुछ नाम था। तो बोले चलो अम्मा इनको दिखाओ। तो उन्होंने थोड़ा बहुत करके दिखाया, तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया। इसे करते 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 हमारी मुझे लगता है कि 2 घंटे तक रिहर्सल उन्होंने करवाई। थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो गया। फिर बोले कि चलो अभी आप काम करो, 10:30-11 बजे तक मेकअप करके तैयार हो जाओ, अपने को सेट पे जाना है जी। मैं घर पे गई, जल्दी जल्दी नहाना है, नहा के फौरन भागी, जल्दी मेकअप किया, ये सब करके सेट पे पहुंच गए हम लोग। तो डांस वांस शुरू हो गया। तो सुबह लोगों ने 11 बजे शुरू किया, क्योंकि 7 बजे 7, 7:30, 8 बजे हमारा रिहर्सल ख़त्म हुआ था। तो बोले कि अभी ये गाना हम लोग कंप्लीट ही करेंगे। मैंने कहा तौबा मेरी, अब ये गाना पूरा कंप्लीट करेंगे, ये क्या करने वाले हैं। गाना शुरू हुआ, थोड़ी बहुत मूवमेंट्स हुई। अभी एक मूवमेंट थी जो सीढ़ियों से बैठे हुए नीचे उतरना था पैरों की मूवमेंट के साथ। जी जी। तो अभी उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर को, अच्छा वो जो हम लोग ने जब रिहर्सल किया तो ये नहीं था उसमें, क्योंकि जब सेट पे आते हैं तो जो हम लोग रिहर्सल करते हैं वो सब चेंज हो जाता है सेट को देख के जी। कि नहीं ये ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे। तो सीढ़ियों से वो करते करते आई और बीच में गिरी वापस। तो उन्होंने अपने तमिल में इनको गुस्सा करके बोला कि क्या तू ऐसा करती हो, तो इनको भी करवाने का है। फिर वापस करवाया, फिर वापस फिसली। अरे अरे, मैंने कहा ये नहीं कर रही है तो मैं क्या करूँगी। बोले अच्छा अच्छा अम्मा एक काम करो,
चलो आप करो, आप करके दिखाओ। मैंने भगवान का नाम लिया, मैंने रिहर्सल किया, बराबर नीचे बगैर फिसले पहुंच गई मैं। क्या बात है। उन्होंने ताली बजाई, मुझे 100 रुपए मेरे सर पे घुमा के मुझे बख्शीश दी और टेक किया। क्या बात है, मतलब आपकी प्रतिभा के वो भी कायल हो गए थे। मगर वो मुझे उस दरमियान उन्होंने किसी को बताया नहीं, मेरी छोटी उंगली को चोट लग गई, पर चुप रही, किसी को नहीं बताया कि मुझे छोटी उंगली को चोट लगी है। ओह माय गॉड। ये गाना सुना जाए। जिसके लिए मेरा दिल जले हाय, सारी रात यूं ही जाए, मुझे नींद नहीं, क्या करूं? ये तो जाने ना, ये तो जाने ना, ये तो जाने ना। जिसके लिए मेरा दिल जले हाय, सारी रात यूं ही जाए, मुझे नींद नहीं आए, क्या करूं? उजाले उनकी यादों की फिल्म अभिनेत्री बिंदु के साथ। बिंदु जी, अमर प्रेम में आपने सौतेली माँ वाली भूमिका निभाई थी और काफी नफरत बटोरी थी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उस रोल के बारे में बताइए, किस तरह किया था तो बिल्कुल नेगेटिव रोल, और वो भी सौतेली माँ का रोल था जी, और जिसमें शर्मिला जी हीरोइन थी, तो सारी सिंपैथी बट नेचुरल उन्हीं की तरफ थी। वो बच्चा मेरा सौतेला बच्चा था, सुजीत कुमार जी मेरा ख्याल है मेरे हस्बैंड का रोल कर रहे थे जी। और ये बच्चा जो छोटा है बार बार वहाँ ही जाता था हीरोइन के पास, तो उनको बहुत प्यार से देखती थी। और ये यहाँ बिकॉज सौतेला बेटा था तो बदसलूकी करती थी उनके साथ, उससे नफरत करती थी। तो एक शॉट ऐसा था कि उसको मुझे डांटना है और कुछ 2-4 थप्पड़ मारने हैं। तो शक्तिदा ने कहा चलो अभी हम लोग रिहर्सल करते, टेक कर लेते। ठीक है, तो रिहर्सल में तो मैंने हल्का हल्का मार के किया, तो शक्तिदा को लगा कि चलो ठीक है वो टेक में कर लेगी। मेरे से उससे मारा ही नहीं जाए, मेरे हाथ ही नहीं उठे उस पर। मैं इतनी छोटी को कैसे मारूं, वो लड़की थी, लड़की का रोल कर रही थी जी जी, हो ही नहीं रहा था। फिर रिटेक पे रिटेक, मैंने कहा तौबा, मेरा आज तक कभी रिटेक नहीं हुआ, ये तो रिटेक पे रिटेक हुआ जा रहा है, अब क्या करूं मैं। तो बेचारी वो छोटी आई, बोले नहीं आंटी आप एक काम करिए, मारिए, मुझे कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। वो टेक हुआ, मैंने उसको 1-2 थप्पड़ ऐसे मारे तो ज़रा थोड़ा लग गया होगा उसको बेचारी को। तो फिर शॉट के बाद ओके हो गया, शक्तिदा ने बोला हाँ अभी शॉट मिल गया बराबर जी। तो बेचारी जाके रोने लगी करके। उसको देख के मैंने रोना शुरू किया, मैं तो स्टॉप ही नहीं हुई। अरे मैंने कहा सॉरी बाबा मेरी गलती हो गई, मैं तो मेरा रोना ही नहीं रुके। फिर शक्तिदा भी मेरे पास है, पहले बिंदु जाने दो, अच्छा शॉट हुआ है। मैंने कहा नहीं वो भी बेचारी रो रही है। फिर मैं उसके पास गई, उसको ज़रा चॉकलेट वॉकलेट दी, स्वीट लड़की थी, बहुत अच्छी लड़की थी। बोले नहीं आंटी मैं समझ सकती हूँ मगर मुझे रोना आ गया।
क्या बात है। इम्तिहान और इत्तेफाक, इन दो फिल्मों की मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत अलग तरह की ये फिल्में थी। बिल्कुल। और आपके करियर की महत्वपूर्ण फिल्में तो है ही। हाँ जी, बिल्कुल। अगेन इत्तेफाक जो थी B.R. चोपड़ा जी की, और उन्होंने 25 या 26 दिन में वो फिल्म बनाई थी। जी जी। और हम लोग दिन रात काम करते थे, और उसमें भी दिखाया है कि मेरा वैम का रोल था और आई एम द मर्डरर जी, जो किसी को मालूम नहीं पड़ता है एंड तक। और फिर जो मैंने बैंगल पहनी थी, उसके अंदर एक मोती का झुमका था, पता नहीं उसमें से एक मोती गिर जाता है जिस पर से मालूम पड़ता है कि शी इज़ द मर्डरर। तो वो भी हम लोगों को फिल्म करने में बहुत मज़ा आया, जिसमें नंदा जी थी बेचारी मरहूम, और ऑफ कोर्स राजेश खन्ना जी, तो उनके साथ भी नोक झोंक उसमें भी दिखाई हुई है। तो ये बोलते हैं ना कि बिंदु, हम जब भी जो फिल्में मिलते हैं ना, तो हम लोग झगड़े के सिवाय तो हमारी और कोई बात ही नहीं होती ना मम्मा, ऐसा मजाक में। मैं कहा क्या करूँ, आप चुनते ही मुझे इसलिए है। और इम्तिहान हमारे जो फोटोग्राफर थे मदन लाल सिन्हा जी, मदन जी उनको हम लोग बोलते थे। तो उनको शौक आया कि भाई चलो मैं ये फिल्म बनाऊं इम्तिहान जी, और इससे अपने स्टूडेंट बैकग्राउंड पे मुझे फिल्म बनानी है। और कहानी बहुत अच्छी थी उनकी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो उसमें भी नेचुरली दिखाया है कि बड़े अपने जो ट्रस्टी है उसकी बेटी है, तो पूरा कॉलेज उसके अंडर में, अपने आप को पता नहीं हवा समझती है काफी। जी। और उसमें दिखाया है कि अपने विनोद खन्ना जी बड़े सीधे साधे और प्रोफेसर का रोल कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि शुरू में मदन जी ने बोला विनोद जी को कि आपको इसमें स्पेक्स पहनने पड़ेंगे, तो ज़रा थोड़ी पर्सनालिटी बनेगी एज अ प्रोफेसर। तो उन्होंने कहा नहीं, तब तक वो हीरोज़ बन चुके थे। बोले नहीं अच्छा नहीं लगेगा, मैं स्पेक्स नहीं पहनूंगा। तो बोले अच्छा एक हम लोग एक ट्राई करते हैं, हम शॉट ले लेते हैं, उसके बाद आप देखिए अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, और हम लोग राय लेंगे सबकी कि नहीं ठीक लग रहा है, तो ठीक है आप बगैर स्पेक्स के करिएगा, कोई बात नहीं। जब स्पेक्स पहन के उन्होंने वो रोल किया तो बिल्कुल वो प्रोफेसर के जैसे लग रहे थे। खुद को भी इत्मीनान हुआ कि भाई हाँ ये रोल जो है, तो मैं मतलब जब अगर ये पहनूंगा, चश्मा पहनूंगा तो लगूंगा एज अ प्रोफेसर। हम लोगों को सबको भी बहुत अच्छे लगे, हम लोगों ने सबने कहा कि नहीं विनोद जी बहुत अच्छा लग रहा है। एनीवेज वो एग्री हो गए, और उन्होंने पूरी फिल्म में वो तनुजा हीरोइन थी, और उसमें भी मतलब दिखाया है कि इसकी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो सबको परेशान करके रखा, विनोद मतलब जो प्रोफेसर है उनके पीछे पड़ गई, और एंड तक मतलब जो उससे बन पाया उसने किया, मगर उसकी एक भी नहीं चली, बिकॉज वैम थी आखिर जी फिल्म की। उसको मुंह के बल गिरना ही था। बिल्कुल। अब आपके करियर की सबसे इम्पोर्टेंट फिल्म की बात करते हैं, जिसके जरिए एक तरह से आपको और अजीत जी को जाना जाता है, जंजीर, जिसमें मोना डार्लिंग की बात हम करना चाहते हैं। इसके बाद तो अमिताभ बच्चन के साथ आपकी बहुत सारी फिल्में आई। बिल्कुल। जंजीर कैसे आई थी? जंजीर भी उसी दरमियान हम लोग मेरा ख्याल है अभिमान कर रहे थे जी। मैंने गहरी चाल की, मगर गहरी चाल में उनके साथ मेरा काम नहीं था। मगर हम लोगों का क्या था कि हम लोग मद्रास में फिल्म कर रहे थे, वो गहरी चाल की कर रहे थे, मैं भी कर रही थी, साथ में मैं गाय गौरी की भी कर रही थी जया जी के साथ मद्रास में ही। जी। तो हम लोग क्या सब एक ही सवेरा करके होटल हुआ करती थी, अभी भी आज है भी या नहीं मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग वो एक ही होटल में रहते थे, तो रात को हमारा साथ में डिनर पैकअप के बाद सब इकट्ठे होते थे रेस्टोरेंट में, वहाँ की नीचे की खाना पीना ये वो, और सब लोग अपनी सुबह अलग अलग शूटिंग में। तो वो मेरी वो जो फिल्म गहरी चाल, वो अमिताभ जी ने बहुत अच्छा रोल किया था, मगर फिल्म चली नहीं, तो लोगों को उतना वो दिमाग में नहीं आया। मगर उस वक्त भी वही अमिताभ जी थे जो आज है जी, मगर रिकग्नाइज नहीं हुए थे उस वक्त इतने। और उसके अलावा हम लोगों ने जो जब जंजीर मैंने जब साइन की, तो जय प्रकाश मेहरा जी ने बोला कि भाई इस तरह से उनकी गर्लफ्रेंड का रोल है अजीत जी की, क्योंकि डॉन है तो पूरे मतलब एक होता है ना डॉन की सेक्रेटरी कम एवरीथिंग। और उसमें फिर मेरा वो जो गाना था दिल जलों का, दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा, सुपर हिट हुए। हाँ, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा, दिल जलों का दिल जला के क्या मिलेगा दिल रुबा, दिल ने मेरे दिल से तेरे
उसमें मेरा नाम मोना, तो बार बार वो मोना डार्लिंग के बारे में कुछ न कुछ कहते जाते थे। उस वक्त मोना डार्लिंग का सब लोगों ने जो जोक्स जो बनाए थे उस वक्त इतना फेमस नहीं हुआ था जी। मगर अजीत जी के जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद ये बहुत मशहूर हो गया। हर अखबार में पढ़ो तो पीछे की कॉलम में मोना डार्लिंग, सोना, ये वो सब उनके, और सब लोगों ने उनको मिमिक करना शुरू कर दिया मोना डार्लिंग के नाम से जी। अच्छे खरीदार हमेशा सौदा करने से पहले दूसरे की कीमत का अंदाजा लगाते हैं। तो क्या अंदाजा लगाया तुमने? जहां तक मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, जो लोग पार्टियों में अलग थलग रहते हैं वो आमतौर पर बहुत जिद्दी होते हैं, और फिर इस आदमी का खरीदना तो बहुत मुश्किल होगा। तेजा, मैं तुम्हें जितना भी जानती हूँ लगता है कुछ भी नहीं जानती। कभी कभी सोचती हूँ इतना बड़ा कारोबार तुम अकेले संभाल लेते हो, कितनी अक्ल और एक्सपीरियंस की बात है। मोना डार्लिंग, ये सब कुछ मैंने पाटिल साहब से सीखा है। आज मैं जो कुछ हूँ पाटिल साहब की बदौलत हूँ। तेजा, पहली बार मैं तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुन रही हूँ। वाकई पाटिल साहब बहुत कमाल के आदमी होंगे। अगर वो जिंदा होते तो मैं उनसे जरूर मिलती, लेकिन उनकी डेथ कैसे हुई? मैंने ही उन्हें कत्ल कर दिया। तो उस बहाने में मैं भी फेमस हो गई। ये किरदार एक तरह से अमर हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये इंस्पेक्टर विजय खन्ना भी अजीब आदमी है, रिश्वत ही नहीं लेता। मोना डार्लिंग, जिस तरह कुछ आदमियों की कमजोरी बेईमानी होती है, इसी तरह कुछ आदमियों की कमजोरी ईमानदारी होती है। विजय खन्ना को खत्म करने के लिए अगर कोई सही आदमी न मिला तो इंस्पेक्टर विजय खन्ना अपनी सारी ईमानदारी के साथ जेल में दिखाई देंगे। जेल में? जंजीर की शूटिंग के दौरान की कोई बात याद आती है? खास तौर पर अजीत जी का साथ बहुत ज्यादा था, तो वो भी बहुत ही, मतलब ही वॉज ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही अच्छे। मगर जो दिखते थे स्क्रीन पे कि जो विलन बिल्कुल नहीं थे, बिल्कुल उल्टे थे जी जी। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। उनको भी खाने पीने का बहुत शौक था, तो ज्यादातर वो हैदराबाद में ही रहा करते थे जी। तो हैदराबाद का ये खाना, हैदराबाद का वो खाना, हमने ये खाया वो खाया, अपनी पुरानी सब बातें लेके, मतलब हमारा अच्छा वक्त गुजर जाता था उनके साथ जी। आप लगातार नेगेटिव भूमिकाएं कर रही थी और उस बीच ऋषिदा ने एक जोखिम लिया और अभिमान में आपको एक पॉजिटिव भूमिका दी। बिल्कुल। जब अभिमान के लिए ऋषिकेश शंकर जी ने मुझे जब साइन किया
तो इंडस्ट्री में हो हाँ मच गई कि बोले ऋषिदा और बिंदु वैम्प को लेके कौन सी फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या क्या कोई कैबरे डांसर का रोल है, क्या है, किस टाइप की फिल्म है ये। तो ऋषिदा ने मुझे बोला कि सबको हम लोग सस्पेंस पे रखेंगे, हम लोग अपना काम करेंगे, तुम चुप रहो, किसी को कुछ बोलना नहीं, जब पिक्चर रिलीज होगी तब सबको मालूम पड़ेगा। जी, लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि आप आ रही हैं, तो मतलब कुछ गड़बड़ होगा। तो जैसे मेरी पहली एंट्री हो गई तो मालूम ही था, वो ऑडियंस ने बोलना शुरू कर दिया, ये गड़बड़ करेगी सर, जरूर गड़बड़ करेगी। तो एंड तक जब गड़बड़ नहीं हुई तो लोगों को मेरा रोल इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। ऋषिदा ने कहा कि देखा बिंदु, हम क्या बोला था। सही। तो अभिमान की कामयाबी ने आपको एक तरह से आपके एक्टिंग के दूसरे पहलू को सामने लाने का मौका दिया। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है कि मुझे एक टाइप बना दिया था कि भाई बिंदु है यानी कि बस सिर्फ वैम्प का रोल करेगी, मगर मेरा कहना ये है कि आर्टिस्ट को आप जिसी भी उसमें मतलब एक जो ढांचा है उसमें आप डालिए तो वही वो रंग ला के खड़ा कर देगा। मगर कभी कभी लोगों को क्या होता है कि भाई चलो सब रेडीमेड मिल जाता है, जैसे कि भाई चलो ये हीरो है, हीरोइन है, वैम्प कौन है, हाँ बिंदु, चलो इनको कर लो। अभी हमारा भी उस जमाने में ऐसा होता था, चलो ठीक है भाई नाम हो रहा है, कैरेक्टर अच्छी मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो जाने दो, क्यों बहस करे खामखा। जी। तो वो भी एक करके हम लोगों ने छोड़ दिया वो करके, मगर एक जो ख्वाहिश थी वो फिर थोड़ी बहुत दिल में तो रही गई। जी। अभिमान का एक गाना सुनते हैं, फिर आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म की बातें मुझे करनी है। हाँ, अभिमान का गाना जो एंड वाला जो गाना था जी, जहाँ पर ऋषिदा ने बहुत ही अच्छी तरह से वो गाना फिल्माया, और ख़ास करके मेरे जो उन्होंने जो क्लोजअप्स बीच बीच में डाले हैं, तो लोग अभी भी मुझे बोलते हैं कि वाकई आपका रोना देख के हम लोगों को रोना आ रहा था, कि जब वो दोनों मिल जाते हैं स्टेज पे और दोनों का जो गाना दिखाया है वो देख के जो मेरी खुशी के जो मुझे वो गाना बहुत पसंद है, जो एंड वाला गाना है। जी, सुनते। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रहना। 1974 में सावन कुमार ने आपको एक ऐसा रोल दिया जो बहुत रिस्की था, बहुत ज्यादा रिस्की था, लेकिन
आप हमेशा जोखिम भरे काम करती रही हैं, बहुत हिम्मती रही है। कैसे आपने हवस फिल्म के लिए हाँ कहा था? मुझे क्योंकि क्या था कि वो कैरेक्टर में रंग बहुत थे। जी। शुरू में दिखाया है कि प्रदीप कुमार जी मेरे हस्बैंड बने थे, अनिल धवन हीरो थे, नीतू सिंह हीरोइन थी जो मेरी सौतेली बेटी का जिसने रोल किया। तो मुझे उसमें ना अच्छे कलर्स नजर आए कि किस तरह से वो अपने हस्बैंड को भी मतलब खुश रखने की कोशिश करती है, द सेम टाइम उसको उसमें उनमें इंटरेस्ट नहीं है, उनका इंटरेस्ट कहीं और है। तो वो जो मतलब बहुत सारे, मुझे वो कहना नहीं चाहिए, हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा होता है जी, तो शायद कहीं सावन कुमार जी ने यहाँ वहाँ से सब जमा करके कुछ किया और उन्होंने वो हवस में दर्शाया। और आपने वक्त लिया था इस रोल के लिए हाँ कहने के लिए या फौरन हाँ कह दिया था? नहीं, मैंने हाँ कर दी थी क्योंकि उन्होंने जब मुझे रोल सुनाया तो मुझे रोल अच्छा लगा। मैंने कहा चलो इसमें थोड़े बहुत कलर्स हैं और उसके अलावा अलग अलग उसमें गाने थे। पहले जैसे कि वो मेरे अपने दिल में जगह दीजिए, पहले साड़ी पहनी थी, फिर उसके बाद वो मैक्सी में आई, कैसे अपने कलर चेंज किए उसने। क्या बात है। ये इतनी महत्वपूर्ण फिल्म थी, आपके अभिनय की बहुत जबरदस्त तारीफ इस फिल्म के जरिए हो रही थी। क्या आपको उम्मीद थी कि ये आपके लिए एक माइलस्टोन बन जाएगी ये फिल्म? पिक्चर रिलीज होने के बाद जिस तरह से चलनी चाहिए वैसी चली नहीं, क्योंकि क्या ना लोगों के समझ में बात जरा कुछ कम आई और इस तरह की एक तरह से कहने जाओ तो वो जरा थोड़ा बोल्ड सब्जेक्ट जी, जो लोगों इससे को पहले इस तरह का काम नहीं हुआ। बिल्कुल, जो लोग जो है, जो हमारी आम जनता इन चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। वो नहीं चाहती कि मतलब कि औरत जात इस तरह से पेश आए। वो हमेशा मतलब एक जो होता है कि मर्द अपनी औरत को अपने साथ अपने नीचे ही देखना चाहता है, वो नहीं मतलब चाहता, या जो समाज नहीं चाहता कि औरत अपने मतलब तरह से जिए अपने कदमों से अपने तरीके से। आपकी फिल्मोग्राफी देखें बिंदु जी तो एक से एक स्ट्रॉन्ग फिल्में आती हैं और कितने सारे फिल्म फेयर के नॉमिनेशंस आते हैं। मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि इत्तेफाक, फिर दो रास्ते, फिर दास्तान, फिर अभिमान, फिर हवस, फिर इम्तिहान, अर्जुन पंडित, लेकिन ये सिर्फ नॉमिनेशंस बन के रह गए। कितना दर्द है इस बात का? इस बात का मुझे इतना दर्द है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। कि अब आपको मैं बताऊंगी, मेरी पहली फिल्म दो रास्ते है, तो दो रास्ते में मुझे बहुत ही ज़्यादा नॉमिनेशन मिला, काफ़ी मतलब हाईएस्ट वोट्स मुझे मिले थे, मगर मुझे नहीं दिया गया, ये कह के कि इनकी पहली फिल्म है। मगर उसी दरमियान उसी तरफ गुड्डी में, क्योंकि जया भादुड़ी वो फिल्म की हीरोइन थी, उनको अवार्ड मिला। वो फिल्म की नई पहली हीरोइन थी, मगर मेरे फिल्म की पहली वैम्प थी, मतलब मेरे लिए वो पहली फिल्म थी। तो वो सोच के उन लोगों ने मुझे ये कहा गया, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का, क्योंकि मैं वैम्प थी इसलिए मुझे नहीं दिया। इसके बाद तो काफ़ी मतलब हर नॉमिनेशन में मुझे पता चल जाता था, अंदरूनी पता चल जाता था कि सबसे ज़्यादा वोट्स आपको मिलते, मगर मेरा वैम्प का रोल था तो हमेशा ये वैम्प का रोल आड़े आया कि वैम्प है तो कैसे देंगे। अभी आजकल देना शुरू कर दिया वो लोगों ने, जी। उस वक्त लोगों ने नहीं दिया। और उस वक्त क्या हुआ था कि जो लायंस क्लब ऑफ इंडिया और हर जो भी थे, सब लोगों ने मुझे लगातार 7 साल तक मुझे अवार्ड्स मिले, सिवाय फिल्म फेयर के। जी। उस वक्त वहाँ इस तरह से अप्रिसिएशन नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, जब वैम के रोल आप कर रही थी और समाज में यहाँ वहाँ लोगों से मिलती थी, तो लोगों का क्या रवैया रहता था? क्योंकि पर्दे की इमेज से लोग आपको पहचानते हैं। नहीं, शुरू में तो मतलब लोगों को मतलब मुझसे डर लगता था कि रे बाप रे, तो बोले कि अपनी आम जिंदगी में भी वैसी होगी। और लोग हम मेरे आजू बाजू वालों को पूछते थे। कभी कभी क्या होता था कि स्टूडियो में मेरे मेकअप रूम में एंटर करने से पहले मेरी हेयर ड्रेसर हुई या मेरे कोई असिस्टेंट वगैरह को पूछते थे कि हम लोग मैडम के कमरे में एंटर करें तो गुस्सा तो नाराज़ तो नहीं हो जाएगी ना, क्योंकि इतने ऐसे रोल करती है। तो बोले नहीं। और जब फिर मुझे मिलते थे तो उन लोग को यकीन नहीं होता था कि मैं वही कैरेक्टर करती हूँ जो आम जिंदगी में हूँ। क्या बात है। और एक बात मैं आपको बताती हूँ, सदाशिव आमरापुरकर की। जी।
तो पहली मर्तबा मैं उनके साथ काम करने जा रही थी, तो उनको भी उनके जहन में था कि सारे वैम्प के रोल करती, पता नहीं उनका कैसा दिमाग होगा, क्या होगा। तो मेरी डायरेक्टर ने आके मुझे कहा कि बिंदु जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ। मैं बोली क्या हुआ? तो बोले इस तरह से वो ज़रा डरे हुए हैं और उनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप स्क्रीन पे ऐसे रोल करती है तो आम जिंदगी में भी वैसी होगी। बोले मैं उनको वैसे ही रखता हूँ, आप भी ज़रा थोड़ा रुआब दिखाइए जब आएँ तो सेट। मैंने कहा ठीक है। तो मैं सेट पे गई और हम लोगों के मतलब शॉट साथ में थे। तो गई तो मुझे हमारे डायरेक्टर ने इंट्रो करवाया कि ये सदाशिव जी है। तो मैंने कहा ओह। तो उन्होंने बेचारे झुक के मुझे नमस्ते बिंदु जी, मतलब डर डर के करके कहा नमस्ते करके, मतलब मैंने अपना ज़रा थोड़ा दिखाई अक्कड़ जी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया था कि आप ऐसे ही रहिए। फिर हम लोगों के शॉट हुए साथ में, रिहर्सल शुरू हुआ। वो भी बेचारे रिहर्सल करते, दिल में पता नहीं क्या चल रहा था कि किस टाइप की औरत है। काफ़ी शॉट ओके हो गया। जैसे शॉट ओके हो गया, हम लोगों ने, मैंने, मेरे डायरेक्टर ने, हम लोग ने हंसना शुरू किया। हमारी हंसी रुके नहीं। तो वो एकदम ताज्जुब कर गए। उनको ऐसा लगा कि हम उन पे हंस रहे कि क्या, कि कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई क्या, मेरे से कुछ ये, तो आप लोग इतना क्यों हंस रहे? फिर मैंने बोला कि सदाशिव जी, क्योंकि मेरे कान पे ये उड़ती हुई बात आई थी कि आप थोड़े डरे हुए हैं, आपके दिमाग में ऐसा है कि मुझे बहुत गुरूर है। तो बोले हाँ मैं ज़रा ऐसा, तो मैं बोली इसलिए आपके डराने के लिए हम लोगों ने सब नाटक किया। फिर तो बहुत अच्छे दोस्त बन गए। क्या बात है। अच्छा, देव साहब के साथ आपने कुछ फिल्में की हैं। हाँ। उनसे जुड़ी कुछ यादें बताइए। देव साहब की तो क्या बात है कि मतलब आखिर दम तक वो तो, मैं कहूँ आपसे कि वो तो एक यंग इंसान ही था। जी जी जी। उनमें कहाँ से इतनी स्फूर्ति आती थी, और एक जगह वो इंसान कभी बैठ नहीं सकता था। अच्छा। और अभी आप आँख मतलब थोड़ी बंद करके खोलिए तो अभी यहाँ थे और अभी कहाँ है। और जो भी उनको एक शौक था कि जैसे कि मेरा नाम बिंदु, तो कभी वो बिंदु करके नहीं बुलाएंगे, बोलेगा हाय बिंस। क्या बात है। एक स्टाइल थी। जी जी जी। हाय बिंस, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज फाइन, रेडी फॉर द शॉट, यू नो, उनका एक स्टाइल। जी जी जी। और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर थे, क्योंकि उनके साथ मैंने देश परदेश की एज ए डायरेक्टर, और काफी इजी छोड़ देगा। यू डू व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, यू नो, यू डू व्हाटएवर यू वांट, यू नो, बस मुझे एक अच्छा शॉट मिलना चाहिए कि यू अंडरस्टैंड, करते नो एक स्टाइल। हाँ और शॉर्ट हो जाने के बाद ओ फैंटास्टिक। उनका वो अपना चलते रहता था। कुछ खाओगी, कुछ भी होगी, यू नो, लाइक वेरी 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 स्वीट गाय, वेरी स्वीट गाय। जी। जोशीला की यश जी की फिल्म, या हाँ, जोशीला की भी, यश जी की फिल्म में भी, मतलब उनके साथ 3-4 फिल्में मैंने की। छुपा रुस्तम की, गुरली आनंद जी की, प्रेम शास्त्र की मैंने उनके साथ। तो मतलब हमारा बहुत ही अच्छा था। एक गाना सुने, शर्मा ना यूं घबराना यूं, जोशीला का। जी, सुनते और हम लोग को बहुत पसंद था वो गाना। क्या बात। और फली मिस्त्री जो फोटोग्राफर थे, तो उनको ये गाना बहुत पसंद था, और इतना अच्छा उन्होंने फोटोग्राफ किया था हम लोगों को। जी, बहुत ही अच्छा किया था। तो मुझे हमेशा बोलते थे, बिंदु दिस इज माय फेवरेट सॉन्ग। क्या बात। हाँ। सुनते हैं गाना। शर्मा ना यूं, घबराना यूं, पर्दा किए ये रात है, हाँ, शर्मा ना यूं, घबराना यूं, पर्दा किए ये रात है, तराना धड़कन का सीने में दबा, न कोई जानेगा ये आपस की बात है ना? हाँ, शर्मा ना यूं,
नहीं तो फिर कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? खोया खोया क्यों है हर खुशी है तेरी, फूल से जिस्म की ताजगी है तेरी। खोया खोया क्यों है हर खुशी है तेरी, फूल से जिस्म की ताजगी है तेरी। ये तोहफा गुलशन का न पाके यूं गवा कि अब जो भी है वो सब तेरे हाथ है ना? हाँ, शर्माना यूं, अरे रे रे घबराना यूं, पर्दा किए ये रात है। प्यासा प्यासा क्यों है ऐश का जामने, मैं तुझे थाम लूं तू मुझे थाम ले। प्यासा प्यासा क्यों है ऐश का जामने, मैं तुझे थाम लूं तू मुझे थाम ले। बहाना भोलेपन का बना के ना सता कि बड़ी मुश्किल से फिर आती ये रात है। बोलो ना, शर्माना यूं, घबराना यूं, पर्दा किए ये रात है। तराना धड़कन का न सीने में दबा न कोई जानने का ये आपस की बात है। बोलो ना, शर्माना यूं, अरे रे रे घबराना यूं, पर्दा किए ये रात है। आप सुन रहे हैं उजाले उनकी यादों की फिल्म अभिनेत्री बिंदु के साथ। अभिनेत्री बिंदु की दास्तां जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इनसे बातचीत कर रहे हैं यूनुस खां। इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी। उजाले उनकी यादों के।